दिसंबर को क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि 3 दिसंबर को क्या होगा ये उन्हें अच्छी तरह से पता है। राहुल गांधी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। कमलनाथ, गहलोत, बघेल ये तीनों नेता भी 3 दिसंबर के फाइनल नंबर से अनजान हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी पब्लिक के बीच कहा वही 19 दिन बाद होने वाला है? बीजेपी चुनाव जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। आप सोच रहे होंगे कि मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो यही बोलेंगे, मगर हम आपको इससे आगे की बात बताते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन किया है उसके आगे का चुनावी विश्लेषण क्या है वो आप हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। मोदी के पास बूथ बूथ की रिपोर्ट आ गई। क्या 3 दिसंबर को कांग्रेस गई? क्या सारे सर्वे गलत साबित हो रहे हैं? मोदी को ऐसी कौन सी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मिल रही है? मोदी को अपने खुद के सर्वे में क्या पता चला है? क्या कांग्रेस के दी एंड का काउंटडाउन शुरू हो गया है? काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उनकी विदाई का समय आ गया है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। मोदी ने कौन सा गणित समझाया है? कौन सी शर्त लगाई है? प्रधानमंत्री ने क्यों कहा है अभी से लिख के रख लो? वो कौन से महाज्ञानी हैं जिन्हें मोदी ने पॉलिटिकल साइंस बताया है? वो कौन सा गणितबाज है जिसे मोदी ने 23 का पॉलिटिकल कैलकुलेशन डेमो करके दिखाया है? मोदी ने किस आधार पर 3 दिसंबर का वर्डिक्ट 13 नवंबर को ही दे दिया? क्या मोदी को हवा का रुख अभी से ही पता चल गया? मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। किस राज्य की किस सीट पर क्या होने वाला है? कौन जीतने वाला है? कौन हारने वाला है? कौन प्रचंड बहुमत लाने वाला है? कौन अपनी जमानत जब्त करने वाला है? मोदी ने सीट वाइज एनालिसिस कर दिया है। प्रधानमंत्री के खुद के सर्वे में रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। मोदी की 3 स्पीच से 3 राज्यों का अनुमान आपको भी लग जाएगा। वो 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ज्यादातर सर्वे ने समझाया बीजेपी छत्तीसगढ़ हार रही है, बुरी तरह हार रही है। मोदी ने अपना सर्वे बताया बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जा रही है। ये जयघोष है। पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। भाजपा भाजपा भाजपा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है उनकी विदाई का समय आ गया है। कांग्रेस अब एक पल के लिए भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और कांग्रेस भी ये समझ गई है अब चला चली की बेला है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। मोदी जो अपना सर्वे बता रहे हैं वो पोल पंडितों के सर्वे से एकदम अलग है। ये मोदी का अपना खुद का असेसमेंट है। सारे सर्वे एक तरफ, मोदी का खुद का सर्वे एक तरफ। सवाल है कि ये कैसे होगा? छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर कहां-कहां कमल खिलेगा? 2023 का सबसे मुश्किल चुनाव
छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं मोदी, वो भी अपने नाम पर लड़ रहे हैं। कोई दूसरा बड़ा इतना नेता होता तो कभी भी हारे हुए मैदान में उतरता ही नहीं, प्रचार पर जाता भी तो इस तरह के भाषण की संभावना ही नहीं थी। इसका मतलब ही ये हुआ कि मोदी के पास कुछ तो रिपोर्ट आई है, वरना मोदी इस तरह की बात करते नहीं, इतना बड़ा दावा नहीं करते। मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। और मैंने पहली सभा में कहा था कि मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो कईयों को आश्चर्य हुआ था कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल गए। और मैंने कहा था कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए आया हूं। मोदी जो क्लेम कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में गेम चेंजर कैसे साबित होगा? मोदी का खुद का पॉलिटिकल कैलकुलेटर क्या कहता है? छत्तीसगढ़ मूल रूप से आदिवासी, दलित, पिछड़ा और शहरी वोटर्स का चुनाव है। आबादी के लिहाज से वहां की 32% जनसंख्या आदिवासी वर्ग की है। 13% आबादी अनुसूचित जाति यानी एससी है। 47% के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनाधार ओबीसी वर्ग है। 90 में से 29 सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन्हीं सीटों में सेंध लगाई थी। बीजेपी को नुकसान हुआ था क्योंकि तब आदिवासी बेल्ट ने बीजेपी को वोट नहीं किया था। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की 39 रिजर्व सीट में से कांग्रेस ने 82% के स्ट्राइक रेट के साथ 32 सीटें जीती थी। आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, जबकि 86% के स्ट्राइक रेट के साथ 25 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन इस बार मोदी ने पूरा प्लान बदल दिया। आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी एक एक नेता को दी गई। कहां कितनी कमी है, कहां कितनी ताकत लगानी है, कहां पब्लिक खुश है, कहां पब्लिक नाराज है, पब्लिक का मूड क्या है, मोदी को हर लोकेशन से डेली रिपोर्ट भेजी गई। और मोदी ने जो बातें बताई हैं वो हवा हवाई नहीं है, इसी रिपोर्ट पर आधारित है। मैं इन दिनों जो दिल्ली से पत्रकार मित्र आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, उनसे बात करता हूं। एक बात मुझे वो बड़े सीना तान करके कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शर्त लगाओ मोदी जी। मैं कहा देखो भाई, मैं शर्त वर्त नहीं लगाता हूं, लेकिन मैंने कहा बताओ तो क्या है। वो कहते लिख के रखो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। कांग्रेस के कुछ महाज्ञानियों को आजकल अचानक से गणित का शौक भी हो गया है, लेकिन ये कांग्रेस के गणितबाज वो सवाल भी हल नहीं कर पाते जो छत्तीसगढ़ का 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हल कर सकता है। मोदी के पिछले 4-5 चुनावी भाषणों को डिकोड करने पर पता चलता है कि दर्जनों बार मोदी ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या इस बार छत्तीसगढ़ में मोदी का प्लान ए यानी प्लान आदिवासी काम कर रहा है और बटन मोदी के नाम पर ही दबने वाला है? छत्तीसगढ़ में राउंड 2 की वोटिंग से पहले नेशनल लेवल पर मोदी सरकार ने आदिवासियों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। कुछ घंटों बाद ही मोदी आदिवासियों को ताकत देने के लिए पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन लॉन्च करने वाले हैं। देश में करीब 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो 18 राज्यों के 22,544 गांव में रहते हैं और जिनकी कुल आबादी 28 लाख है। इस इनिशिएटिव का सीधा असर आदिवासियों के दिल और दिमाग पर पड़ेगा। इतनी बड़ी तादाद में आपका यहां आना, मेरे आदिवासी भाई बहनों का आना और उनका आशीर्वाद पाना, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है।
जिस आदिवासी समाज को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, जिस आदिवासी समाज की कांग्रेस ने कभी परवाह नहीं की, उस आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाने का, सामाजिक न्याय दिलाने का काम भाजपा ने किया है। और ये मेरा एक और सौभाग्य है कि परसों मैं झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव जा रहा हूं। वहां से पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी योजना की शुरुआत होने वाली है। धान के नाम पर दलित सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ आए, मगर छत्तीसगढ़ के 13% दलित पिछली बार बीजेपी के हाथों से खिसक गए। तो क्या छत्तीसगढ़ में मोदी का दूसरा फोकस प्लान डी यानी प्लान दलित पर है? क्या दलित वोटर भी रातों रात बीजेपी के खेमे में शिफ्ट हो रहा है? बीजेपी के साथ शहरी वोटर तो है, लेकिन अगर प्लान आदिवासी और प्लान दलित काम कर गया तो छत्तीसगढ़ में राह आसान हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में एक तीसरा सबसे रिस्की फैक्टर है और सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है। यह वही वोट बैंक है जिसे लेकर बघेल जीत का दावा कर रहे हैं, जिसके दम पर सारे सर्वे बीजेपी को हारा हुआ बता रहे हैं। राहुल भी पिछले एक महीने से ओबीसी ही चिल्ला रहे हैं। राहुल का कोई ऐसा भाषण, कोई ऐसी रैली नहीं हुई जिसमें उन्होंने ओबीसी का जिक्र करके मोदी को टारगेट न किया हो। आपने सुना होगा पहले अपने भाषणों में, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है, तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है। मतलब एक ही ओबीसी बचा हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मगर मोदी ने राहुल की ओबीसी वाली पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की पूरी पोल खोल दी है। मोदी ने सीधे राहुल का नाम भले न लिया हो, लेकिन जिक्र सब कुछ कर दिया है। कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है, उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। ओबीसी समाज के प्रति कितनी नफरत है, इसका ये उदाहरण है। दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ महाज्ञानी नेता आजकल अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहते फिरते रहते हैं कि मोदी तो ओबीसी है, मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए, उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। कांग्रेस अपनी चुनावी स्क्रिप्ट में हर जगह या तो ओबीसी फिट करती है या फिर मोदी विरोधी टेक्स्ट रिपीट करती है। और अब वो एक नया टेम्पलेट लेकर आई है। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर लिखा ये टेक्स्ट बताने के लिए काफी है कि मोदी नाम से उसके खेमे में खौफ कितना हाई है। तानाशाह, ढोंगी, डरपोक,
मोदी के लिए ऐसे शब्द लिखकर कांग्रेस को लगता है कि वो चुनाव के पिच पर मोदी को हरा देगी। लेकिन मोदी का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि कांग्रेस के दावों के उलट होता बिल्कुल विपरीत है। राहुल हर जगह पर्चा लेकर पहुंच जाते हैं, रोड शो में दाएं बाएं हाथ दिखाते हैं, भीड़ दिखाकर कांग्रेस कहती है चुनावी राज्यों में हवा तो कांग्रेस की ही है। मगर इस भीड़ के उलट एक सच्चाई ये भी है कि छत्तीसगढ़ में अंदर खाने ही कांग्रेस के भीतर मारकाट मची है। दूसरे चरण की वोटिंग से 4 दिन पहले ही कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। एक ही दिन में 3 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ऊपर से मोदी ने 2.5 साल वाले उस एग्रीमेंट की बात छेड़कर कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ के घर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई ही उसके लिए छत्तीसगढ़ में खाई पैदा कर चुकी है। 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए, ये कक्का का जाना भी पक्का। आज हर तरफ से खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ही कांग्रेस के जो पुराने समर्पित कांग्रेसी हैं, वो यहां के मुख्यमंत्री से इतना चिढ़े हुए हैं कि इस बार उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री को हराने की ठान ली है। अब उनके एमएलए बन तक के लाले पड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा धोखा उनके साथ ये मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिल्ली के आला कमान ने किया है। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री के पद के लिए यहां 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं? पहले तो ऐसी कोई पार्टी देखी है जिसको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़े? ऐसी पार्टी देखी है भाई? इनको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़ा। और उस समय तय हुआ था कि भूपेश बघेल सिर्फ 2.5 साल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इन 2.5 सालों में मुख्यमंत्री ने पद का जितना दुरुपयोग हो सकता है किया। हजारों करोड़ के घोटाले करके, पैसे के पहाड़ खड़ा करके सारा खेल बदल दिया। कहने वाले कह रहे हैं कि लूट के ये पैसे दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान तक गए। यहां के मुख्यमंत्री ने घोटाले की रकम दिल्ली तक पहुंचाकर सौदा कर लिया, अगले 2.5 साल और खरीद लिए। रही बात करप्शन की, तो महादेव ऐप घोटाले में मोदी ने सीधे सीधे भ्रष्टाचार के तार भूपेश बघेल से जोड़ दिए हैं। राउंड 2 की वोटिंग से पहले बीजेपी ने भूपेश बघेल को इस घोटाले का सरगना डिक्लेयर कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बघेल ने घोटाले के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटकर न सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा गांधी परिवार के साथ भी साझा किया। बीजेपी का कहना है कि वो हर हर महादेव कहती है, जबकि भूपेश बघेल घर घर महादेव ऐप कहते हैं। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि गांधी परिवार और खरगे गाजा पर तो बोल रहे हैं, लेकिन महादेव ऐप घोटाले पर मुंह पर ताला क्यों लगाए बैठे हैं? जिस कांग्रेस को गणित सिखाने का इतना बड़ा शौक है, आज मैं इस मुंगेली में इन हजारों लोगों के बीच में उससे भी मैं कुछ सवाल जरूर करूंगा। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है,
उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है।